नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में चुनाव बहुत ही रोचक मोड़ पर पहुंचे नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सहयोगियों पर जहां दबाव बना रही थी, अब भारतीय जनता पार्टी गठबंधन के सहयोगियों के पूरे जाल में ही फंसी नजर आ रही है। गठबंधन के सभी सहयोगी दल एक स्वर से नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री मान रहे हैं और अब भारतीय जनता पार्टी उस मामले में अलग थलग दिखाई पड़ रही है। क्या कुछ ताजा खबरें हैं, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किलों का दौर शुरू हो गया है अपने ही गठबंधन में, यानी एनडीए में ही। कहां वो दूसरे अपने जो सहयोगी दल हैं उनको अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि ये सभी घटक दल मिलकर बीजेपी को ही किनारे लगाने में जुट गए हैं और सीधे तौर पर उसको लेकर बयान आ रहे हैं नेताओं के, लगातार आ रहे हैं। और दूसरी ओर महागठबंधन में भी जो पेच फंसते हुए दिखाई पड़ रहे थे वो धीरे धीरे सुलझते जा रहे हैं। जहां फ्रेंडली फाइट की सीटें कम, उनमें कमी आ रही है, वहीं दूसरी ओर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने भी उनके जो उम्मीदवार उतारने की जो सूचनाएं थी, खबरें थी, वो खबरें उसको लेकर ये खबरें आ रही हैं कि इस तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अभी कोई उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। और भी महागठबंधन में जो दरारें थी उनको पाटने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन अगर बात की जाए एनडीए की, तो एनडीए में सीट शेयरिंग की घोषणा जरूर हुई है, लेकिन एनडीए के घटक दलों के बीच जो एक सिर फुटौल वाली स्थिति पहले थी वो अभी भी दिखाई पड़ रही है। और अब ये दिख रहा है कि इसमें बीजेपी ही अलग थलग पड़ने की दिशा में दिखाई पड़ रही है। अभी कल लोक जनशक्ति पार्टी के नेता चिराग पासवान सीधे तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगते हुए दिखाई पड़े। उन्होंने बीजेपी की पूरी रणनीति का खुलासा कर दिया कि कैसे वो जेडीयू को कमजोर करने पर लगी है और खत्म करने पर लगी है। और दूसरी ओर वो अब मदद की मांग कर रहे हैं कि चिराग पासवान की जेडीयू उनकी मदद करे, नीतीश कुमार उनकी मदद करे और मुख्यमंत्री वही बनेंगे, वो एनडीए की तरफ से मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस घोषणा से या इस पर बयान देने से लगातार बच रही है। कमान संभाल रखी है गृह मंत्री अमित शाह ने, लेकिन अमित शाह भी इस मामले में कुछ भी कहने से अभी तक कतरा रहे हैं। पर स्थिति यह बदलती दिखाई पड़ रही है कि एनडीए के घटक दल एक हो गए हैं, बीजेपी उसमें अलग थलग पड़ती दिख रही है। हाँ बिल्कुल समीर जी, बीजेपी अलग थलग दिखाई पड़ रही है और साफ तौर पर देखा जाए तो सारे विपक्षी जो गठबंधन के दल हैं एनडीए के, उन्होंने एक सुर में कह दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। चेहरे पे चुनाव लड़ना ये इतना ही नहीं, नीतीश कुमार ही बनेंगे, ये सबने एक तरफ से एकजुट होकर कह दिया है। और अकेली बीजेपी बची है जो ये नहीं कह रही है। अमित शाह कह रहे हैं कि विधायक दल बाद में तय करेगा। तो बीजेपी के खिलाफ एनडीए के अंदर एक मोर्चा खुलता हुआ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ तक कि चिराग पासवान को हनुमान के तौर पर इस्तेमाल करके बीजेपी अभी तक नीतीश के खिलाफ राजनीति कर रही थी, वो चिराग पासवान भी नीतीश कुमार से माफी मांगते हुए कल नजर आए। हम लोगों ने वो बाइट चलाई थी उनकी, और फिर एक बार उसको सुनवाएंगे कि कल क्या कहा था चिराग पासवान ने। लेकिन चिराग पासवान के अलावा समीर जी, आज जनता दल यू के प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने साफ तौर पर फिर स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एनडीए के सर्वमान्य नेता वही है, वो पहले भी कहते रहे, जनता दल कहता रहा है। और नीरज कुमार ने उनका ही बयान था कि हम चुनाव ही इसलिए लड़ रहे हैं कि नीतीश कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाना है। अब वो एनडीए से बने चाहे जैसे बने, हाँ जैसे बने, तो ये मतलब उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो यानी एक तरीके से देखा जाए तो नीतीश कुमार सारे विकल्प लेकर चल रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनको बनना है। एक तरफ तो ये है, दूसरी तरफ जिस तरीके से एनडीए में बीजेपी के जो सहयोगी दल हैं वो धीरे धीरे बीजेपी का साथ छोड़ रहे हैं। सबसे पहले साथ छोड़ना शुरू किया चिराग पासवान ने, और चिराग पासवान ने साफ तौर पर जो था एक तरीके से माफी मांगी नीतीश कुमार से और खुलकर कहा कि जब से उनकी पार्टी बनी है रामविलास पासवान के समय से, तब से अब तक पहली बार जो है वो उनकी पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। ये बहुत बड़ा एक वक्तव्य था वो चिराग पासवान का था, यानी अमित शाह के ठीक उलट उन्होंने बयान दिया। ये चिराग पासवान ने वो कल हम लोगों ने सुनवाया। जीतन राम मांझी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर नीतीश कुमार ने कहा है कि भाई वो उन्होंने अमित शाह ने कहा है कि बाद में विधायक दल तय करेगा, तो वो एनडीए के बड़े नेता हैं, वो कह सकते हैं, लेकिन मेरी राय है कि नीतीश कुमार का घोषित करना चाहिए। जीतन राम मांझी ने
भी नीतीश कुमार के नाम पर खुलकर अपनी समर्थन दे दिया है। अब जो एक नया नाम जुड़ गया है समीर जी इसमें, वो जुड़ा है उपेंद्र कुशवाहा का। और उपेंद्र कुशवाहा ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी अब एक तरीके से देखा जाए तो एनडीए में बीजेपी अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है और नीतीश कुमार का दबाव अब काम करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी अब बैकफुट पर दिखाई पड़ रही है। जी बिल्कुल, नीतीश कुमार की पार्टी यानी जनता दल यूनाइटेड, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, ये सभी पार्टियां, ये सभी नेता एक तरफ हैं, यानी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं चुनाव जीतने के बाद। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इस बयान से या इस घोषणा से अभी तक कतरा रही है और यह कहा जा रहा है कि वो इस पूरी तरीके से मन बना चुकी है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना है। यानी बीजेपी का ये खेल जो गठबंधन के घटक दल हैं वो समझ चुके हैं और घटक दल और माइनस बीजेपी का एक नया एनडीए बनता दिखाई पड़ रहा है। खैर, सुनते हैं क्या कहा है उपेंद्र कुशवाहा ने। और उससे पहले यही बात चिराग पासवान कह चुके हैं। तो ये सभी पार्टियां चाहे वो एलजेपी हो, जेडीयू हो, और उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी एक तरफ दिखाई पड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी अलग थलग दिखाई पड़ रही है। सुन लेते हैं उपेंद्र कुशवाहा को क्या कहा है उन्होंने। कर ही लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार कह ही रहे नीतीश कुमार जी का नाम, लेकिन फिर भी सवाल पूछना जरूरी है। चुनाव है, कौन होगा सीएम? नीतीश कुमार जी। कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं उसमें। नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है, उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो ये बिल्कुल जो बात करने का, बताने का तरीका है उपेंद्र कुशवाहा को, वो साफ दिखाई पड़ रहा है कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के घटक दलों में भारतीय जनता पार्टी के अलावा और किसी पार्टी में किसी तरह की अनिश्चय की स्थिति नहीं है। केवल भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाना चाहती या उनको मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा को लेकर वो असमंजस में है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है अमलेंदु जी की बार बार बारी बारी से ये नेता जो एनडीए के घटक दलों के नेता हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी हो, चिराग पासवान हो और उपेंद्र कुशवाहा हो, वो अलग अलग बारी बारी ये बात कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जा रहा है और सरकार बनने पर वही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो ये सीधे तौर पर दिखा रहा है कि बीजेपी से बिल्कुल अलग राह ले रखी है बाकी सभी पार्टियों ने। हाँ बिल्कुल, बीजेपी से एकदम अलग राह सबने ले रखी। और उपेंद्र कुशवाहा तो जो जोर देकर कह रहे हैं कि नहीं सब बकवास बातें, मतलब एक तरीके से कहना ये कि सारी बकवास बातें हैं और जो भी है वो उनके नेतृत्व में ही, नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही लड़ा जा रहा है और नीतीश कुमार ही जो है बाद में मुख्यमंत्री बनेंगे, ये स्पष्ट है, ये वो कहकर चल रहे हैं। इसका मतलब जो अमित शाह का एजेंडा था, अमित शाह का और बीजेपी के एजेंडे को एनडीए के बाकी दलों ने चुनाव से पहले ही ध्वस्त कर दिया है, ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और बीजेपी एनडीए में अलग थलग पड़ती हुई नजर आ रही है। समीर जी, इसको स्पष्ट तौर पर अब समझाया जा सकता है। जी बिल्कुल, चूंकि उपेंद्र कुशवाहा से पहले जीतन राम मांझी यही बात कह चुके हैं, जबकि जीतन राम मांझी तो नीतीश कुमार के बड़े विरोधी बताए जाते हैं और नीतीश कुमार ने उनको बनाया जरूर था मुख्यमंत्री, लेकिन उनको हटाकर जब फिर नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे उसके बाद से ही खटपट रही, तभी उन्होंने अपनी अलग पार्टी बनाई। इसके बावजूद यानी जिस तरह से वहां बिहार अस्मिता की बात है उसको लेकर ये सभी पार्टियां एकजुट दिखाई पड़ रही हैं और बीजेपी को उससे अलग थलग कर दिया है। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। चूंकि जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता नीरज कुमार कई बार ये कह चुके हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे, अब वो चाहे बीजेपी के साथ रहते हुए बने चाहे बीजेपी के बिना मुख्यमंत्री बने, क्योंकि जिस तरह की परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं चुनाव के बाद की, बीजेपी के पास बहुमत रहना नहीं है अकेले, चूंकि 101 सीट पर चुनाव ही लड़ रही है, किसी भी पार्टी के पास अकेले बहुमत नहीं रहेगा और उनमें कोई भी पार्टी किसी भी दूसरे घटक जो दूसरा गठबंधन है उसके साथ मिलकर सरकार बना सकती है। और यह कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ा दांव खेल रहे हैं। बड़ा दांव इसलिए भी दिखाई पड़ता है क्योंकि कल जिस तरह से चिराग पासवान का जो बयान आया, उनकी जो स्वीकारों की रही, उन्होंने स्पष्ट तरीके से कहा कि 2020 में वो नीतीश कुमार को, जनता दल यूनाइटेड को हराने के लिए ही
चुनाव लड़े थे, उनका जीतने का तो मकसद ही नहीं था, और यह भी मकसद था कि भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचाया जाए। इसी से यह दिखाई पड़ रहा है कि अब जेडीयू और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा, इन सब की अब इस चुनाव में क्या राय है, और भारतीय जनता पार्टी से इनकी जो इनके विचार हैं वो किस तरीके से अलग दिखाई पड़ रहे हैं। चिराग पासवान को भी एक बार सुनते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बयान उनका रहा कि किस तरह से, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की इसके बार के चुनाव में जो रणनीति है वो चिराग पासवान को मुख्यमंत्री बनाने की रणनीति है, ऐसा कहा जा रहा है। और चिराग पासवान की सारी शर्तें भी मान ली गई, जो उनकी जितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा थी उसको भी स्वीकार कर लिया गया, और बाकी किसी पार्टी की इच्छा को स्वीकार नहीं किया गया। इसके बावजूद चिराग पासवान ये खुलासा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से षड्यंत्र किया है। एक तरीके से चिराग पासवान दूसरी पार्टियों को भी आगाह कर रहे हैं अमलेंदु जी, क्योंकि वो अगर ये बता रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू के साथ कर सकती है तो और सभी पार्टियों के साथ वो क्या कर रही होगी। हालांकि कि छिपा वैसे भी किसी से नहीं है। हाँ बिल्कुल, किसी से कुछ नहीं छिपा है, और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और एक तो समीर जी, देखा जाए कि ललन सिंह ने जिस तरीके से चिराग उनके अमित शाह के बयान का समर्थन किया और उसको कहा कि तोड़ मरोड़ का पेश किया जा रहा है और ऐसा होता ही रहा है, उससे एक स्थिति और पैदा हुई और ये संदेश गया कि शायद बीजेपी ने जेडीयू के अंदर कोई तोड़फोड़ कर लिया। उसके बाद फिर नीतीश कुमार शायद लगता है और ज़्यादा सक्रिय हुए। उसके बाद फिर संजय झा से पहले कहलवाया गया कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे एक मीडिया के कार्यक्रम में। उसके बाद फिर चिराग पासवान का वक्तव्य आ गया, इसके बाद फिर वक्तव्य आ गया उपेंद्र कुशवाहा का, जीतन राम मांझी पहले ही कह चुके। तो ये सारी गोटियां जो हैं वो एक तरह से नीतीश कुमार ने बिछाई और अमित शाह को करारा जवाब जो है वो नीतीश कुमार ने दिलवाया है एनडीए के अंदर से ही। तो बिल्कुल खामोशी के साथ इधर बीच नीतीश कुमार का एक बयान कहीं मीडिया में कुछ भी नहीं आया। कुछ बयान नहीं, कल खामोशी के साथ दिए जला रहे थे नीतीश कुमार। अब वो दिए जला रहे थे कि किसी की पूंछ में आग लगा रहे थे, तो नीतीश कुमार जाने, उनका काम जाने, लेकिन वो शांति के साथ कल अपना दिए जला रहे थे और कोलाहल से दूर नीतीश कुमार कोई बयानबाजी नहीं कर रहे हैं। निकलेंगे अपना चुनाव प्रचार में जाएंगे और फिर कहेंगे मेरा आखिरी चुनाव है, वोट देना, इस तरह की बातें करेंगे जैसे उन्होंने 2020 में की थी। लेकिन अमित शाह की जो रणनीति थी, उस अमित शाह की रणनीति को नीतीश कुमार ने एक झटके में फेल कर दिया है और एनडीए के अंदर ही एक नया मोर्चा जो है वो बीजेपी के खिलाफ नीतीश कुमार ने बना लिया है। जी बिल्कुल, तो सुन लेते हैं चिराग पासवान ने कल कहा क्या था। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि बीजेपी ने 2020 में किस तरह से षड्यंत्र किया, उनका इस्तेमाल किया जेडीयू को हराने में, कमजोर करने में और बीजेपी को मजबूत करने में। सुनते हैं चिराग पासवान को क्या कहा उन्होंने। बहुत सारे जेडीयू के वोट कटे, उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैं परिस्थितियों को इसका दोष दूंगा। 2020 की परिस्थितियां ऐसी थी कि गठबंधन के भीतर रहना मेरे लिए संभव नहीं था और उस वक्त मेरी पार्टी ने ये फैसला किया कि हम लोग गठबंधन से हम लोग अलग हो जाएं। चाचाओं का आपने जिक्र किया, मुझे लगता है कि आज मेरे एक चाचा को ये बात और अच्छे से समझ में आ गई होगी कि कई बार आपको अलायंस में इतना कॉर्नर कर दिया जाता है कि आपके पास विकल्प ही नहीं बचता अकेले चुनाव लड़ने के अलावा। 2020 का दोष मेरे ऊपर बार बार दिया गया कि मैंने अपनी जिद की वजह से मैं गठबंधन से मैं अलग हुआ। मेरे चाचा जी ने जब पार्टी परिवार से मुझे अलग किया तो उस वक्त भी उन्होंने मेरे ऊपर यही आरोप लगाए कि मैंने अकेले ये फैसला ले लिया, जबकि वो सब गठबंधन के तहत चुनाव लड़ना चाहते थे और मैंने अलग चुनाव लड़ने का मैंने फैसला लिया। आज जब वो और उनकी पार्टी खुद अकेले चुनाव लड़ रहे हैं तो मुझे लगता है कि उनको ये समझ में आता होगा कि जब गठबंधन में आपको पूछा नहीं जाता है तो आपके पास अकेले चुनाव लड़ने के अलावा विकल्प नहीं बचता। मेरे पास जरूर उस वक्त ये विकल्प था कि मैं महागठबंधन की ओर जा सकता था, पर मेरा समर्पण मेरे प्रधानमंत्री के प्रति इतना था कि मैं गठबंधन से अलग भी हुआ पर मैं प्रधानमंत्री जी के सामने या उनके प्रत्याशियों के सामने मैंने अपने प्रत्याशी ना के बराबर मैंने उतारे। जनता दल यूनाइटेड के सामने ही मेरे पास ऑप्शन था, उनके सामने मैंने प्रत्याशी उतारे, जिसका नुकसान भी जनता दल यूनाइटेड को हुआ और इसका आक्रोश बहुत स्वाभाविक है। अगर कल को कोई मेरी पार्टी के सामने चुनाव लड़के मुझे उसका नुकसान देगा तो मैं भी उससे आक्रोशित होऊंगा। तो मुख्यमंत्री जी का वो आक्रोश बहुत स्वाभाविक है मेरी सर आंखों पर अब तब से लेकर अभी तक इन 5 सालों में गंगा से काफी पानी बह चुका है, परिस्थितियां काफी बदल चुकी हैं। मेरे मुख्यमंत्री जी के बीच में, हम दोनों के बीच में जितने भी इश्यूज थे, कंसर्न्स थे, चिंताएं थी, उनको रिजॉल्व कर लिया गया है।
और मैं मानता हूं कि आप गठबंधन में रहें तो एक ईमानदार सहयोगी की भूमिका में रहें। जिस थाली में खाएं उसी में छेद करें कतई उचित नहीं है, और ये मेरे संस्कारों में भी नहीं है। मेरे पास हमेशा से ये विकल्प था, मैं चाहता तो मैं गठबंधन का हिस्सा दोबारा बनता ही नहीं, आता ही नहीं वापस। पर आज चुनाव के जब मैं इनके साथ मिलकर लड़ रहा हूं, मेरी पार्टी पहली बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है। आज तक जब से मेरी पार्टी बनी, 2005 में पापा ने अकेले चुनाव लड़े, दोनों, फरवरी वाला भी, नवंबर वाला भी। 2010 में हम लोग राजद के साथ थे, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक साथ थी। 2015 में जब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ आ गए तो मुख्यमंत्री जी की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाके महागठबंधन की सरकार बन गई थी, और 2020 में तो मैंने अकेले चुनाव लड़ा था। तो पहली बार मेरी पार्टी मुख्यमंत्री जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए चुनाव लड़ रही है, और इसमें मेरी एक ईमानदार भूमिका का रहना जरूरी है, और उसी भूमिका के साथ मैं कार्य कर रहा हूं। तो आज जब हम लोग इस बात की चर्चा कर रहे हैं तो 2020 की कोई परछाई तक इस गठबंधन के ऊपर नहीं है। बहुत सहजता और एक खुशनुमा माहौल में हम। तो ये तमाम बातें चिराग पासवान जो ये कह रहे हैं, ये पहली बार ये बातें इन्होंने कही हैं, और अब चुनाव के दौरान अगर ये बातें कह रहे हैं तो इसको किसको फायदा पहुंचा रहे हैं, किसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगियों के साथ क्या करती है, कैसे करती है, उसका खुलासा पूरी तरीके से चिराग पासवान ने किया है। हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान ने एकदम खोलकर बीजेपी की रणनीति जो है वो बता दी है कि बीजेपी किस तरीके से अपने सहयोगियों के खिलाफ ही काम करती है। और ये बता इसलिए रहे हैं चिराग पासवान क्योंकि चिराग पासवान को लग रहा है कि अब बीजेपी इस समय इस स्थिति पे है कि उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। पिछली बार तो बिगाड़ लिया था बीजेपी ने जी। और वो कह रहे हैं कि मेरी पार्टी तोड़ दी गई थी और ये सब सामान फेंक दिया, सारी बातें एक तरीके से बता रहे हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि मैं तो महागठबंधन में रहना चाहता, चूंकि उस समय पूर्ण बहुमत की सरकार थी और मोदी जी की, तो अब तो चिराग पासवान के भरोसे भी टिकी हुई है। तो अगर चिराग पासवान और नीतीश कुमार चाह लेंगे तो मोदी जी प्रधानमंत्री थोड़ी ना रह पाएंगे। तो इसलिए अब उनकी समझ में आ गया है कि ये समय मोदी जी से भी हिसाब किताब चुकता करने का है। नीतीश कुमार से पिछली बार हिसाब किताब चुकता कर चुके थे, लेकिन वो तो बीजेपी के कहने पर किया था। उसका नतीजा बीजेपी ने ये दिया कि उनका सामान निकलवा कर फेंकवा दिया। तो अब ये उनकी समझ में आ गया है कि बीजेपी किसी की सगी नहीं हो सकती है। तो इसलिए अब वो नीतीश कुमार के साथ और नीतीश कुमार से माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं। समीर जी, बिल्कुल, तो ये अब दिखाई पड़ रहा है। और उसके बाद जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा भी सामने आए हैं, इससे पहले जीतन राम मांझी तो कह ही चुके हैं कि नीतीश कुमार को ही बनना चाहिए मुख्यमंत्री और बीजेपी को घोषणा करनी चाहिए। लेकिन बीजेपी इस पूरे मामले में अलग थलग दिखाई पड़ रही है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि गठबंधन के बाकी जो सहयोगी हैं वो एक साथ खड़े दिख रहे हैं, यानी एनडीए में एक ऐसा मोर्चा बन गया है जिसमें बीजेपी अलग दिखाई पड़ रही है, बाकी दूसरी पार्टियां एक साथ दिखाई पड़ रही हैं। सुनते हैं जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने क्या कहा है नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री बनने को लेकर, और यह कितना बड़ा मुद्दा है एनडीए के भीतर, इसको लेकर भी। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो एनडीए के सर्वमान्य नेता है, जिनके नेतृत्व में चुनाव होना है, तो वह अपने 2025 का ही अगर आप उनका कार्यक्रम देखेंगे तो लगातार विभिन्न विकास परियोजनाओं का उन्होंने पर्यवेक्षण किया, अनुश्रवण किया, साथ ही साथ नामांकन समारोह में भाग लिए, एवं अब तो खुले मैदान में अपनी बातों को जनता से अपील करेंगे कि हमने विकास किया है, समाज के सारे तबके का विकास किया है। तो विकास की इस गति को अगर तेज पकड़वाना है। दूसरी तरफ महागठबंधन के नेता घर में ही उलझ गए हैं, शीर्ष के नेता हैं। अब घर में उलझ गए तो सुलझ नहीं रहा है। कोई दादी का फोटो लेके घूम रहा है, कोई माँ पिता को साक्षात राघोपुर ले जा रहा है। तो चुनावी यात्रा नहीं, ये कलह यात्रा पर वो लोग निकलने वाले हैं, हम विकास यात्रा पर निकल। तो विकास यात्रा पर निकल रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार ही चेहरा है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री के दावेदार हैं और चुनाव जीतने पर वही बनेंगे मुख्यमंत्री, ये जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार कह रहे हैं। नीरज कुमार तो लगातार कह रहे हैं और जेडीयू तो ये दबाव बना ही रही है, लेकिन इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि बीजेपी के अलावा जो दूसरे घटक दल हैं वो किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि इनमें से कुछ पार्टियां नीतीश कुमार की विरोधी भी बताई जाती हैं। बावजूद इसके अब वो
इस मामले में नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं। यानी एक तरह से यह भी देखा जाए अमलेंदु जी की जो बिहारी अस्मिता की बात थी, नीतीश कुमार के साथ ये पार्टियां इस वजह से भी एक साथ खड़ी दिखाई पड़ रही हैं। हाँ बिल्कुल, इसीलिए दिखाई पड़ रही है, निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है। और जिस तरीके से ये नीतीश कुमार का, एक तो ये समझ में आने लगा है कि अगर एनडीए में किसी के पास वोट है तो वो नीतीश कुमार के पास है, बीजेपी के पास कोई वोट नहीं है, ये लोगों को समझ में आने लगा। और जिस तरीके से एंटी इनकम्बेंसी नरेंद्र मोदी को लेकर चल रही है और वोट चोरी का जो मसला उठा समीर जी, उसने बहुत बड़ा काम किया बीजेपी के खिलाफ माहौल बनाने में। और लोगों को समझ में आने लगा कि नरेंद्र मोदी तो वोट चोरी करके बीजेपी की सरकार बनवाना चाहते थे। तो अब वो भले ही चुनाव आयोग वोट चोरी नहीं कर पाया सुप्रीम कोर्ट की डंडे की वजह से, लेकिन ये माहौल एक बन चुका है कि नरेंद्र मोदी चुनाव आयोग के जरिए वोट चोरी करवाकर बीजेपी की सरकार चोर दवाई से बनवाना चाहते थे। ये एक मैसेज जो है ये बीजेपी के खिलाफ बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रहा है। तो नीतीश कुमार भी बीजेपी से बचना चाहते हैं, बाकी सहयोगी दल भी बीजेपी से बचना चाहते हैं, और इस लड़ाई में बीजेपी अब एनडीए के अंदर अलग थलग पड़ती हुई दिखाई पड़ रही है। रही सही कसर जो थी वो अमित शाह ने पूरी कर दी, ये कहकर कि विधायक दल जो है बाद में नेता का चयन करेगा, नीतीश कुमार के बारे में घोषणा नहीं कर सकते। ये बाकी सब ने एक तरीके से घोषणा कर दी कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। और ये चीज भी सामने आ रही है अमलेंदु जी की ये जो बाकी दलों के नेता ये बार बार ये बात दोहरा रहे हैं, वो अमित शाह के बयान की प्रतिक्रिया में ही आ रहा है। क्योंकि ये सीधे उनको दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आपके ही हिसाब से पूरा गठबंधन नहीं चलने वाला है बिहार में। बिल्कुल यही बताने की कोशिश की जा रही है कि आप होंगे दिल्ली में बड़े भाई होंगे, लेकिन बिहार में आप बड़े भाई नहीं हैं। ये समझा दिया गया एक तरीके से नीति में, मतलब बीजेपी को। और एक जबरदस्त मोर्चा जो है वो एनडीए के अंदर बीजेपी के खिलाफ बन गया है। अब देखना ये समीर जी कि ये एनडीए के बाकी दल जो हैं ये बीजेपी को समर्थन चुनाव में करते हैं कि नहीं करते हैं, और बीजेपी इनके कैंडिडेट्स को चुनाव में समर्थन करती है कि नहीं करती है। बहुत दिलचस्प बिहार का चुनाव होने वाला है। जी बिल्कुल दिलचस्प चुनाव होने वाला है, और न केवल ये चुनाव तक ही सीमित रहे, क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या कुछ होता है, यह दिखाई पड़ रहा है। और बीजेपी अगर किसी तरीके के षड्यंत्र की कोशिश में होगी, उसका खुलासा कर ही चुके हैं चिराग पासवान। और चूंकि यह कहा जा रहा था कि चिराग पासवान को एक बार फिर मोहरा बना रही है बीजेपी चुनाव के बाद, कि अगर इस स्थिति में रहती है कि वो जीतती है तो गठबंधन का नेता है यानी चिराग पासवान को शायद मुख्यमंत्री बना दिया जाए। ये बातें मीडिया में आ रही थी, और ये तमाम जो सोर्सेज हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनकी तरफ से ये कोशिशें। और अब बीजेपी की इस तरह की रणनीतियों का या कह लें षड्यंत्रों का खुलासा खुद चिराग पासवान ही करते दिखाई पड़ रहे हैं। उन्होंने ही शुरुआत की और कह दिया कि 2020 के चुनाव में किस तरीके से बीजेपी ने उनको मोहरा बनाया, उनका इस्तेमाल किया जेडीयू को कमजोर करने में, नीतीश कुमार को कमजोर करने में और बीजेपी को मजबूत करने में। लेकिन यह भी कह रहे हैं कि इस बार ऐसा नहीं होने पाएगा, यानी इस बार वो मोहरा, उनको बीजेपी मोहरा बनाए, इस अपने षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगी। बिल्कुल स्पष्ट तरीके से चिराग पासवान कह रहे हैं इस बात। हाँ बिल्कुल, चिराग पासवान स्पष्ट तरीके से, मतलब एक तरीके से बता रहे हैं कि अब वो हनुमान जो है वो ऐसे नहीं बनेंगे कि किसी की लंका में जाकर जो है वो मतलब आग लगाएं। अब वो एक तरीके से कहा जाए कि वो साफ तौर पर ये स्वीकार कर रहे हैं कि पिछली बार उन्होंने बीजेपी के कहने पर गलती की थी और उसकी माफी उन्होंने नीतीश कुमार से एक तरह से कहा जाए सार्वजनिक तौर पर मांगी है। समीर जी, जो कल उनका वक्तव्य जो हम लोगों ने सुनवाया, वो साफ तौर पर एक तरीके से नीतीश कुमार से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगना ही कहा जाएगा। और ये समझा जा रहा है कि अब चिराग पासवान भी नीतीश कुमार के शरणागत हो चुके हैं। और एक चीज तो समझ में आ रही है समीर जी कि जिस तरीके से केंद्र में बिल पास किए जा रहे हैं, और जो सबसे बड़ा जो खतरनाक बिल जो आ रहा है वो जो 30 दिन वाला है, और उस पर जो चर्चा है कि साहब बिना विपक्ष के जेपीसी बना दी जाएगी, इसको लेकर सतर्क हो गए हैं नीतीश कुमार भी, चंद्रबाबू नायडू भी, चिराग पासवान भी, सब भी, कि बीजेपी का अगला दांव यही होगा कि सबसे पहले अपने सहयोगियों को ही गिरफ्तार कराया जाए। और तेजस्वी यादव ने तो खुलकर कहा था कि ये जो बिल ला रहे हैं ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए ला रहे हैं, तो इससे भी एक और खतरा पैदा हो गया। तो अब ये समझ में आने लगा है एनडीए में शामिल दूसरे दलों को कि बीजेपी से दोस्ती अच्छी नहीं है, क्योंकि बीजेपी जिसकी दोस्त होती है उसको किसी दूसरे दुश्मन की आवश्यकता होती ही नहीं है। तो ये समझ में आने लगा है। बिल्कुल ये समझ में आने लगा है। और जिस तरीके से अब एनडीए के घटक दलों में ये जो एकजुटता दिखाई पड़ रही है और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा बनता दिख रहा है, ये इससे स्पष्ट है कि ये न सिर्फ बिहार के लिए बल्कि ये
आगे चलकर केंद्र सरकार के लिए भी बहुत घातक साबित होने वाला है, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो सहयोगी दलों की अच्छी खासी तादाद में जो सांसदों की संख्या है वो बिहार के सांसद हैं, एनडीए के सांसद हैं जो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अगर यहां इस तरह का मोर्चा बनता है तो बिहार चुनाव में तो हार जीत के बाद क्या कुछ होगा वो देखने वाली बात होगी, लेकिन केंद्र की सत्ता भी डगमगाएगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। यह साफ दिख रहा है क्योंकि मांझी, उपेंद्र कुशवाहा और यहां चिराग पासवान, जनता दल यूनाइटेड, ये सारे लोग एक स्वर में बोलते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये सब एक स्वर में बोलते दिखाई पड़ रहे हैं और एक स्वर में नीतीश कुमार करते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि बीजेपी जो है वो अभी कुछ बोल ही नहीं रही है। बीजेपी अभी भी इस दांव में लगी हुई है कि किस तरीके से नीतीश कुमार को नुकसान पहुंचाकर कुछ काम कर लिया जाए। तो अब अगर चुनाव आयोग के जरिए कोई चीजें सेट नहीं हुई हैं, जैसे कि आरोप लगते रहते हैं, तो बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल डगर है बिहार की हो चुकी है। समीर जी, ये साफ तौर पर समझा सकता है। और नीतीश कुमार चुनाव के बाद क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ये चुनाव के बाद की परिस्थितियां बताएंगी। क्योंकि जिस तरीके से बीजेपी ने नीतीश कुमार को धोखा देने की कोशिश की और आखिरी समय तक जो बना के रखा, एक तरीके से कहा जाए संशय की स्थिति बनाकर रखी। नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कहा कि भाई नीतीश कुमार ही जो है अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, और नीतीश कुमार का दबाव ये रहा। और नीतीश कुमार कितनी कातर मुद्रा में कई बार जो दिखाई पड़े नरेंद्र मोदी के सामने, उसके बावजूद नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कहा कि नीतीश कुमार ही अगले मुख्यमंत्री होंगे, एनडीए की सरकार बनती है। तो इसीलिए नीतीश कुमार अड़ गए कि ये बराबर सीटों पर ही हमको लड़ना है। और कल चिराग पासवान ने भी स्पष्ट किया कि मैं तो पहले से ही इस बात पे था कि 101 सीट से कम पे जो है वो जेडीयू को और बीजेपी को दोनों को नहीं लड़ना चाहिए। यानी कि उन्होंने भी ये स्पष्ट कर दिया कि बराबर का था और इस मामले में वो नीतीश कुमार के साथ है। तो कई तरीके से चिराग पासवान ने ये संदेश देने की कोशिश की है कि कल को कोई परिस्थितियां बनती हैं बीजेपी से अलग होने की, तो ऐसी परिस्थिति में वो नीतीश कुमार के साथ होंगे। अब बीजेपी नीतीश कुमार का, चिराग पासवान का क्या करती है ये बीजेपी जाने। हम तो जो वही बात कह रहे हैं जो चिराग पासवान कहते हुए पाए गए, उसका विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये सीधे तौर पर ये पार्टियां हैं ये दिखा रही हैं एक तरीके से नीतीश कुमार को एक विक्टिम के तौर पर पेश कर रही हैं कि बीजेपी ने उनके साथ अन्याय किया है और इसलिए वो नीतीश कुमार के साथ खड़े दिखाई पड़ रहे हैं। तो बड़ा डेवलपमेंट है और इसमें एनडीए के जो घटक दल हैं, बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी दल सीधे तौर पर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने की बात अभी से कहने लगे हैं। अभी पहले चरण के चुनाव भी नहीं हुए, नतीजे जब आएंगे और नतीजे के बाद की बात, चर्चा अभी से शुरू होने लगी है। और यह भी बता रहे हैं कि अगर बीजेपी इसमें कोई खेल करती है तो फिर कुछ भी हो सकता है, यानी ये जो गठबंधन है ये दो फाड़ हो सकता है। उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत संक्षिप्त बात कही है, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने कही है वो दिखा रहा है कि बीजेपी के खिलाफ ही एनडीए में किस तरीके से एक मोर्चा नीतीश के पक्ष में साफ तौर पर बन गया है। सुन लेते हैं एक बार फिर उपेंद्र कुशवाहा को क्या कहा है उन्होंने। कर ही लेते हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। आप लोग लगातार कह ही रहे नीतीश कुमार जी का नाम, लेकिन फिर भी सवाल पूछना जरूरी है। चुनाव है, कौन होगा सीएम? नीतीश कुमार जी। कोई शक नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ भी नहीं। उसमें नीतीश जी के लीडरशिप में बिहार में चुनाव हो रहा है, उनके लीडरशिप में हम लोग चुनाव जीतेंगे और उनके ही लीडरशिप में फिर सरकार का शपथ ग्रहण होगा। तो नीतीश कुमार ही बनेंगे और चिराग पासवान एकदम स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के साथ धोखा हुआ और षड्यंत्र किया गया, बीजेपी ने किया और उन्हीं को मोहरा बनाया। ये स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि 2020 में भारतीय जनता पार्टी ने क्या कुछ किया, लेकिन अब बीजेपी इस तरह के षड्यंत्र में कामयाब नहीं होगी। उनकी बातचीत से, उनके कहने से, उनका जो बयान है उससे ये साफ हो जाता है और सीधे तौर पर नीतीश कुमार से वो माफी मांगते हुए भी दिख रहे हैं। यानी अब नीतीश कुमार को उनको माफ करने के लिए, न माफ करने के लिए कोई वजह भी नहीं होगी। और ये अगर गठबंधन इस तरीके का बनता है तो ये बीजेपी के लिए एक जो अभी तक एक चाणक्य नीति चल रही थी, अब वो सारी चाणक्य नीति उसकी धराशायी होने जा रही है। यह साफ तौर पर दिख रहा है क्योंकि एनडीए के बाकी जो घटक दल हैं बीजेपी को छोड़कर वो एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं, एक स्वर में बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी अलग राह पकड़े हुए है। उसको नीतीश कुमार से दिक्कत है और साफ तौर पर कहने से बच रही है कि नीतीश कुमार चुनाव जीतने के बाद मुख्यमंत्री होंगे या फिर नहीं होंगे। हालांकि बीजेपी के पास कोई भी नेता ऐसा नहीं है जिसको ये समझा जाए कि बीजेपी उसको पेश करेगी या बनाएगी मुख्यमंत्री, लेकिन ऐसी स्थिति में यह भी कहा जा रहा है कि चिराग पासवान को मोहरा बना सकती है। लेकिन चिराग पासवान एक बार
समझ चुके हैं 2020 में, खुद ही कह रहे हैं कि उस षड्यंत्र का उन्हीं को मोहरा बनाकर ये षड्यंत्र रचा गया, किस तरीके से नुकसान हुआ। अब वो इस तरह की कोई चाल कामयाब नहीं होने देंगे। बिल्कुल कोई चाल कामयाब नहीं होंगे, यानी साफ साफ जो है वो स्पष्ट संदेश दे रहे हैं बीजेपी को कि अब आपका हनुमान जो है वो नीतीश कुमार की लंका में आग लगाने का काम नहीं करेगा। ये संदेश देना चाहते हैं वो चिराग पासवान। और एक तरह से देखा जाए उपेंद्र कुशवाहा भी साफ तौर पर कह रहे हैं कि वो नीतीश कुमार ही जो है उनको बनाएंगे मुख्यमंत्री। अब ये कैसे बनाएंगे वो बात की बात होगी, अगर बीजेपी का समर्थन नहीं होता है या मान लीजिए कुछ ऐसी परिस्थितियां बन जाती हैं कि बीजेपी की आवश्यकता भी ना पड़े और नीतीश कुमार का काम चल जाए, तो ऐसी परिस्थितियां बन सकती है। तो चुनाव संभावनाओं का खेल है और कुछ भी संभावना बन सकती है, तो अभी से उस पर कोई टिप्पणी हम भी नहीं कर सकते समीर जी कि कल को क्या होगा क्या नहीं होगा। लेकिन हाँ, इतना तय है बिल्कुल कि बीजेपी अब एनडीए में बुरी तरीके से घिरती हुई नजर आ रही है और बीजेपी के खिलाफ एक मोर्चा एनडीए में ही बन गया है। और अमित शाह ने जो गुल खिलाने की कोशिशें की, वो सारे दांव अब बीजेपी को उल्टे पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए में कल तक नीतीश कुमार जो कमजोर समझे जा रहे थे, आज एनडीए में नीतीश कुमार बीजेपी के मुकाबले मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं। बाकी चुनाव है, चुनाव की तरीके से होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मजबूत दिखाई पड़ रहे हैं और इसलिए दिखाई पड़ रहे हैं कि बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी घटक दल उनके साथ हैं। और दिलचस्प बात यह है कि इन्हीं घटक दलों की बदौलत बीजेपी बिहार में स्टैंड हो पाती है, इतने वोट लाती है, इतनी सीटें लाती है। अपना उसका कोई बहुत बड़ा जनाधार नहीं है, लेकिन इन्हीं पार्टियों के साथ वो खेल करने की कोशिश भी लगातार करती रहती है। और जनता दल यूनाइटेड को अगर इस स्थिति में पहुंचा दिया है बीजेपी ने, उसके लिए भी वही जिम्मेदार है। और अब ये सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि अब इस तरह से नहीं होने पाएगा, ये चीजें नहीं होने पाएंगी, यानी बीजेपी की ये साजिशें अब कामयाब नहीं होंगी। ये एनडीए के ही घटक दल कहते दिखाई पड़ रहे हैं। और इधर महागठबंधन में यानी इंडिया गठबंधन में भी क्या कुछ चल रहा है, वहां भी कई तरह की दिक्कतें सामने दिखाई पड़ रही थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि उन चीजों को सुलझा लिया गया है, क्योंकि अब फिर से इंडिया गठबंधन के नेता ये कह रहे हैं कि सभी सीटों पर एक साथ पूरा गठबंधन चुनाव लड़ रहा है। एक बार सुनते हैं आरजेडी के नेता मृत्युंजय तिवारी क्या कह रहे हैं। और उनका यह कहना है कि सबसे ज्यादा महिलाओं को जो टिकट देने का काम किया है वो आरजेडी ने किया है। और बाकी गठबंधन को लेकर क्या कह रहे हैं वो भी सुनते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने जब अपने उम्मीदवारों की सूची जारी की तो सब लोगों ने देखा कि हमने महिलाओं को हमारी पार्टी ने प्राथमिकता दी। सबसे ज्यादा राष्ट्रीय जनता दल ने 24 महिलाओं को टिकट दिया है, चुनावी मैदान में उतारा है। दूसरी बात यह है कि सभी जात धर्मों का ध्यान रखा गया है और जो सर्वे राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा किए गए उसके अनुसार जो जिताऊ उम्मीदवार थे, वो जिताऊ उम्मीदवार को पार्टी ने मैदान में उतारा है। अब जिन विधायकों का टिकट कटा है तो पार्टी ने उनको पहले विधायक बनाया, सब कुछ दिया, मान सम्मान दिया, आगे भी पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। कुछ जगहों पर पार्टी के जो हमारे विधायक थे सिटिंग, उन लोगों ने नामांकन भी दाखिल कर दिया है। तो इससे जनता तो पार्टी को वोट करती है, श्री तेजस्वी यादव जी के चेहरे पर वोट करती है। इसलिए हम कहेंगे कि सब लोगों को पार्टी हित की बात सोचनी चाहिए, करनी चाहिए। पार्टी बड़ी होती है, माँ होती है। जेएमएम नाराज है सर आप लोगों से, आपके गठबंधन से। उन्होंने कहा है कि हमें सीट नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि हम पुनर्विचार करेंगे कि झारखंड में हमें कैसे सरकार चलानी है, आरजेडी और कांग्रेस के साथ रहनी है नहीं रहनी है। देखिए, ऐसा है कि गठबंधन में सबको सम्मान देना, श्री तेजस्वी यादव जी ने इसको इस फार्मूला के तहत ही काम किया है, सबको सम्मान दिया जाए। लेकिन गठबंधन में अपनी कुछ मजबूरियां होती है, इसे भी सभी सहयोगी दलों को समझनी चाहिए कि राष्ट्रीय जनता दल बिहार में सबसे बड़ी ताकत है और जो बड़ी लड़ाई बिहार में लड़ी जा रही है, इस लड़ाई से महागठबंधन भी, इंडिया गठबंधन
पूरे देश में मजबूत होगी। कई जगह फ्रेंडली फाइट देखने को मिल रहा है महागठबंधन में, जिसको लेकर के चिराग पासवान ने कटाक्ष किया कि इनके पास बिहार को लीड करने का, जब ये खुद आपस में ही लड़ रहे हैं तो बिहार को कैसे ये लीड करेंगे? मैंने अभी तक तो एनडीए में ही आपस में लड़ रहे थे। चिराग पासवान जी कह रहे थे कि उनके पार्टी के नेता के मुख्यमंत्री का चेहरा है, सभी सीटों पर लड़ेंगे। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी क्या कह रहे थे, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, तो एनडीए में तो सब लड़ रहे थे। अरे सीट बंटवारे पर अगर कुछ सीटों पर हमारे दोनों उम्मीदवार हैं, कांग्रेस पार्टी के भी आरजेडी के भी, तो मुकाबला हो जाएगा। वहां जो जीतेंगे वो हमारे महागठबंधन के होंगे। ये लोग जो हमारे विरोधी हैं, ये दरअसल जो सीटें जहां पर फ्रेंडली फाइट हो रहे हैं महागठबंधन के उम्मीदवार, उन्हीं सीटों पर ये खुशफहमी में है कि हम जीत जाएंगे, बाकी सीटों पर हार जाएंगे। इसका मतलब मान लिया। चुनाव से पहले तो आप लोग बहुत एकत्रित थे, साझा रैलियां, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अभी सब बिल्कुल नहीं, सब देखिए, सब आप फ्रेंडली फाइट करेंगे तो फिर ऐसे में तो जो आपके ओपोजिशन में एनडीए है उसको तो बढ़त मिल जाएगी ना? कोई बढ़त नहीं मिलेगी। कुछ अगर 2-4-10 सीटों पर फ्रेंडली फाइट की नौबत आई है तो 10 ही सीट पर ही ज्यादा से ज्यादा एनडीए जीत पाएगी। इसके बाद तो बाकी सीटों पर तो श्री तेजस्वी यादव जी जीतेंगे, ये एनडीए वाले ही कह रहे हैं बार बार। तो हमारे यहाँ सब ऑल इज वेल है। कल तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है, बिहार वासियों को संबोधित किया है दीपावली के अवसर पर कि ये दीप जलाइए, बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ, पलायन के खिलाफ, गरीबी के खिलाफ, बिहार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने के लिए बिहार की जनता ने कल दीपावली में दीप जलाया है। और हमें उम्मीद और आशा है कि जनता के उम्मीदों पर श्री तेजस्वी यादव जी खरे उतरेंगे। तो आरजेडी में बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, कुछ सीटों पर फ्रेंडली फाइट जरूर है, लेकिन जो इंडिया गठबंधन है वो एक एकजुट दिखाई पड़ रहा है, एकजुट है, ये कहना है मृत्युंजय तिवारी का, आरजेडी के प्रवक्ता हैं। लेकिन जिस तरीके से एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार के साथ एकजुट है बीजेपी को छोड़कर बाकी और दल, उस पर भी आरजेडी की प्रतिक्रिया आई है और एक ट्वीट किया गया है और बहुत उसमें एक छोटे से वीडियो के साथ, और उसमें लिखा हुआ है कि अपने डीएनए को मिली गाली को पूरे बिहार के डीएनए से जोड़कर बताने वाले नीतीश कुमार जी को अब कुर्सी लोभ से खुद को दी गई गाली, पूरे बिहार को दी गई गाली याद नहीं है। जिनमें आत्मसम्मान नहीं, उनमें संवेदनशीलता और कर्तव्य परायणता का प्रमाण नहीं, कुर्सी लोभियों को सत्ता से बाहर कर अब की बिहारी अस्मिता का सम्मान करने वाली तेजस्वी सरकार बनाए। यानी यहां पर बिहारी अस्मिता की बात हो रही है और शायद इसी बिहारी अस्मिता की वजह से एनडीए गठबंधन में भी नीतीश कुमार के साथ बाकी दल एकजुट हो रहे हैं और उधर आरजेडी उनको और भी इस तरह की याद दिला रही है, याद मतदाताओं को दिलाई जा रही है। लेकिन एक वीडियो पोस्ट किया गया है, देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। लेकिन उसमें जो बातें लिखी गई हैं उस आरजेडी के ट्विटर हैंडल से जो ट्वीट किया गया है वो यही है कि बिहारी अस्मिता भी एक महत्वपूर्ण सवाल है, महत्वपूर्ण मुद्दा है बिहार के चुनाव में, और उस मुद्दे पर बीजेपी घिरी हुई है और बीजेपी के कारण नीतीश कुमार भी घिरे हुए हैं। बिल्कुल सभी जी, बीजेपी के कारण नीतीश कुमार भी घिरे हुए हैं। वो पुरानी है, जब नरेंद्र मोदी ने कहा था, नीतीश कुमार के डीएनए के ऊपर सवाल उठाए थे और नीतीश कुमार ने 50,000 लोगों के नाखून और बाल जो थे वो नरेंद्र मोदी को भिजवा दिए थे। वो बताया था गोल्डा खाना जो है वहाँ पड़े हुए हैं, पता नहीं पड़े कि नहीं पड़े, लेकिन वापस नहीं आए वो अभी तक। वही उनका जो वक्तव्य है नीतीश कुमार का, वही याद जो है वो दिलाया है आरजेडी ने। वो हम लोग देख भी सकते हैं कि वो नीतीश कुमार ने उस समय क्या कहा था। जी हाँ, तो सुनते हैं वो वीडियो जिसमें नीतीश कुमार का वो पुराना बयान है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के एनडीए का जिक्र किया था, माफ कीजिएगा डीएनए का जिक्र किया था, और उसको लेकर बुरी तरीके से फंस गए थे और हार भी हुई थी। लेकिन उस समय जो प्रतिक्रिया थी नीतीश कुमार की वो बहुत महत्वपूर्ण है और आरजेडी के लोग अब वही उनको याद दिला रहे हैं कि तब बिहारी अस्मिता इतनी महत्वपूर्ण थी, आज वो बिहारी अस्मिता कहां चली गई है। मैंने डीएनए को गड़बड़ कहा? मैं कौन हूं? मैं आपका हूं, आपका प्रतिनिधित्व करता हूं। कहा डीएनए गड़बड़ है? आज बिहार के लोग
अपना अपना बाल और नाखून काट करके डीएनए जांच के लिए अपना सैंपल इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये इस वीडियो की उस समय नीतीश कुमार ने बहुत नाराजगी दिखाई थी प्रधानमंत्री के उस बयान पर, लेकिन अब आरजेडी पूछ रही है कि आखिर वो बिहारी अस्मिता अब कहां चली गई है। हाँ, बिल्कुल यही पूछ रही है कि वो बिहारी अस्मिता अब कहाँ चली गई है। और आप अपने डीएनए पे जो सवाल उठाए गए थे आपने उसको बिहार के डीएनए से जोड़ दिया था। तो अब वो बिहार का डीएनए को अगर नरेंद्र मोदी ने गाली दी थी तो नीतीश कुमार अब स्पष्ट करें, और अगर उस समय नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी थी तो भी स्पष्ट कर दें। तो आखिर नरेंद्र मोदी ने गाली दी किसके डीएनए को थी, ये स्पष्ट ना कर पा रहे हैं तो नरेंद्र मोदी खुद स्पष्ट कर दें उन्होंने किसके डीएनए को गाली दी थी। क्योंकि नरेंद्र मोदी की माँ को अगर गालियां दी गई तो बंद बुला लिया गया था। तो जब नीतीश कुमार के डीएनए को गाली दी गई थी और तो या बिहार के डीएनए को गाली दी गई थी तो वो नरेंद्र मोदी ने किसको गाली दी थी, नरेंद्र मोदी स्पष्ट कर दें फिर। यही सवाल आरजेडी पूछ रही है नीतीश कुमार से भी और नरेंद्र मोदी से भी। जी बिल्कुल, ये सवाल चूंकि बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और बिहारी अस्मिता का मुद्दा एक गंभीर मुद्दा बन गया है और उसी पर आरजेडी ने ये सवाल पूछा है नीतीश कुमार से। और उधर बिहारी अस्मिता को लेकर अमित शाह के बयान ने ऐसा लग रहा है कि वो एनडीए के भीतर ही एक विघटन की नींव डाल दी है, जिसमें बाकी बीजेपी को छोड़कर बाकी सभी पार्टियां नीतीश कुमार के साथ दिखाई पड़ रही हैं। चूंकि अमित शाह ने स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री का चयन चुनाव के बाद होगा, विधायक दल चुनेगा। यानी स्पष्ट तरीके से उन्होंने कहा कि जीतने के बाद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, ये कोई जरूरी नहीं है। और अब बाकी जो घटक दल है उसके नेता साफ तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। यानी चुनाव के नतीजे अभी नहीं आए, चुनाव नहीं अभी हुए, पर मुख्यमंत्री कौन बनेगा एनडीए के भीतर, इसको लेकर बीजेपी और बाकी दलों में दो फाड़ वाली स्थिति दिखाई पड़ रही है। खैर, सुन लेते हैं एक बार कांग्रेस के नेता उदित राज क्या कह रहे हैं बिहार में चुनाव में, और जिस तरह से जातियों के आधार पर पार्टियों की पहचान होती है उसमें कैसे अलग अलग तरीके से लोग अपनी बात रखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं। उदित राज को सुनते हैं। ऐसा है, जब बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट अपनी राजनीति करते हैं जाति समीकरण का, तब तो उनको कोई न कोई नाम दे दिया जाता है। एमवाई हरियाणा में बीजेपी ने बहुत क्लियरली नाम बनाम जाट कहा, तो कोई नहीं कहता कि बीजेपी का नॉन जाट पॉलिटिक्स, तब तो सर्वमान्य पार्टी समझते हैं। लेकिन जब आरजेडी हो, बैकवर्ड शेड्यूल कास्ट की हो, तो कोई ना कोई टैग दे देते हैं, नाम दे देते हैं। अजगर दे दिया, एमवाई दे दिया, पीडीए दे दिया। तो अब बीजेपी का क्या जनाधार है? वहाँ सवर्ण जनाधार है, भूमिहार और ब्राह्मण और राजपूत हैं। उनको तो कोई नहीं कहता भूमिहार ब्राह्मण राजपूत समीकरण से लड़ रहे हैं, लेकिन आरजेडी को कहेंगे। तो ये की जाति अगर बीजेपी अगर वही काम कर रही है तो उस पर कोई आरोप नहीं लगेंगे। तो जात की बात कर रहे हैं और भी तमाम मुद्दों पर अमलेंदु जी, चाहे वो नेपोटिज्म की बात हो, चाहे और भ्रष्टाचार की बात हो, इस तरह की बातें कि बीजेपी में अगर वो चीज़ें हो रही हैं तो वो सर्वमान्य है, बाकी दूसरी पार्टियां अगर वो कह रही हैं तो वो एक अपराध है। रेवड़ी को लेकर देख लीजिए, बीजेपी ही सबसे ज़्यादा रेवड़ियाँ बांट रही है, शुरुआत उसी ने की। और चुनाव के पहले सवाल भी उठे कि चुनाव आयोग क्या कर रहा है, यहां पर एक तरीके से मतदाताओं को रिश्वत दी जा रही है। लेकिन दूसरी पार्टियां अगर इस तरह की घोषणा करती हैं तो उनको प्रधानमंत्री चुनावी रेवड़ी कहते हैं। हाँ, लेकिन इस बार बिहार में मामला फंस गया है। रेवड़ियां जो है काम नहीं कर पा रही हैं। तेजस्वी ने जो वायदा कर दिया है हर घर में एक नौकरी का, अब वो एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। और मोदी जी ने जो नीतीश कुमार के जरिए 10,000 रुपए बंटवाए, उसमें भी 10,000 सबको मिल नहीं रहे हैं। किसी को 7,000 मिल रहे हैं, किसी को 6,500 मिल रहे हैं, किसी को 7,500 मिल रहे हैं, इस तरह की खबरें भी आ रही हैं। तो वो रुपए काम करते हुए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, चूंकि लग रहा है कि सबको कि भाई ये 7,000 रुपया या 8,000 रुपया जो भी मिलेगा ये तो तुरंत खर्च हो जाएगा। लेकिन अगर परिवार में किसी एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल गई तो परिवार के दुख दर्द हमेशा के लिए दूर हो सकते हैं, ये लोगों की समझ में आ रहा है। तो ये सबसे बड़ा जो इस समय मसला है समीर जी, वो यूथ वोटर जो है वो एक तरीके से बिल्कुल महागठबंधन के साथ एकजुट नजर आ रहा है। और जिस तरीके का जो मुख्य धारा का मीडिया कहा जाता है वो चला रहा है कि साहब महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, सब कुछ बिगड़ गया, तो सीधी सी बात है वो भी यही कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी कि 12 सीट पे अगर मान लीजिए है भी कहीं, तो वो 12 सीट तो पहले हमारा आपस में ही लड़ाई है वहाँ।
यानी वहां पहला दूसरा नंबर भी जो है महागठबंधन के ही लोगों का होगा। एनडीए वहां तीसरे और चौथे नंबर की पार्टी होगी, ये साफ तौर पे। और अगर ये मान भी लिया जाए, जैसा आप कह रहे हैं कि साहब 12 सीटों पे जो है हमने छोड़ दिया, मतलब वो हम हार गए, तो आप 12-13 सीटों पर ही जीत रहे हैं, इस तरीके से आ रहा है। तो 12-13 सीटों की तो बात हो रही है, लेकिन जो बाकी सब सीटों पर एकजुट होकर महागठबंधन लड़ रहा है, उसकी बात क्यों नहीं कर रहा कोई? तो ये एक स्ट्रेटजी होती है, उस स्ट्रेटजी के तहत ये मुख्यधारा का मीडिया जो कहा जाता है वो खबरें बनाने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये फ्रेंडली फाइट है समीर जी, उसकी स्थितियां भी अब खत्म होती हुई दिखाई पड़ रही हैं, क्योंकि कांग्रेस ने लालगंज से अपना प्रत्याशी जो आरजेडी के खिलाफ था वो अपना वापस ले लिया है, और अभी 23 अक्टूबर तक नाम वापसी का सेकंड राउंड का समय है। तो बाकी जो सीटें बची हैं उनमें भी अधिकांश पर कैंडिडेट्स एक दूसरे के वापस हो जाएंगे, इस तरीके की चीजें बन जाएगी, और यही मृत्युंजय तिवारी कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ फिर एक बार और बात कहनी पड़ेगी कि मृत्युंजय तिवारी जैसे गंभीर प्रवक्ता जो हैं वो आरजेडी के पास सोशल मीडिया पर जो नए बच्चे हैं ये क्यों ऊधम मचा रहे हैं? इनको थोड़ा लगाम लगाइए और गंभीर बातें जो है गंभीर प्रवक्ताओं से कहलवाइए, क्योंकि समझौता होगा नहीं होगा, किस सीट पर कौन कैंडिडेट होगा, ये प्रवक्ता तय नहीं करेंगे। इन बेचारों को तो मालूम भी नहीं होता होगा कि किसको टिकट मिल रहा है, क्या कुछ हो रहा है। तो ये ऊपर की चीजें हैं, तो वहीं तय होने दी जाए जहाँ की चीजें हैं। प्रवक्ताओं का काम पार्टी की नीतियों को पहुंचाना, तो उसी काम को करें, टिकट बांटने में प्रवक्ता ना लगे। जी बिल्कुल, ये प्रवक्ताओं पर भी लगाम लगाने की जरूरत है, और ये सभी पार्टियों में देखने को मिलता है कि किस तरीके से तमाम खबरें उनके बयानों के आधार पर चलने लगती हैं, जबकि उनका कोई आधार नहीं होता है। खैर, मृत्युंजय तिवारी ने साफ तौर पर यह कहा है कि जो महागठबंधन है, इंडिया गठबंधन है, उसमें किसी तरह का कोई भी पेच नहीं फंसा है। बहुत ही स्पष्टता के साथ अपने सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। 1-2 सीटें जहां हैं भी वहां स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। और एनडीए में सीटों का तालमेल जरूर हुआ है, लेकिन सीटों का तालमेल जिस तरीके से हुआ है, बीजेपी ने जिस तरह से सभी अपने सहयोगी दलों पर दबाव बनाया है, मजबूर किया उन्हें उतनी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए, अब बीजेपी ही अपने उस चाल में घिरी नजर आ रही है, क्योंकि बाकी जो घटक दल हैं वो एक साथ दिख रहे हैं, बीजेपी इसमें अकेले दिख रही है। और ये भी खबरें हैं कि बीजेपी के खिलाफ डमी कैंडिडेट भी इन पार्टियों की तरफ से खड़े किए गए हैं। ये ऐसी बातें कही जा रही हैं जो उसको नुकसान पहुंचाएंगे। यानी जो खेल पिछली बार चिराग पासवान को मोहरा बनाकर बीजेपी ने जेडीयू के साथ किया था, वो अब छिपे तरीके से ये सारे पार्टियां मिलकर बीजेपी के खिलाफ कर रही हैं। ये खबरें साफ तौर पर दिख रही हैं। चिराग पासवान ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बहुत सारी बातों का खुलासा भी कर दिया। हाँ, बहुत सारी बातों का खुलासा कर दिया चिराग पासवान ने, और मतलब सीधे सीधे बहुत सी बातें, मतलब नीतीश कुमार से माफी तो सीधे सीधे मांग ली, ये भी सीधे सीधे कह दिया कि बीजेपी के कहने से उन्होंने नुकसान पहुंचाया जी। और फिर ये भी कह दिया कि अब वो नहीं करेंगे ऐसे काम बीजेपी के कहने पे, एक तरीके से देखा जाए। और पर्दे के पीछे ये भी बता दिया कि बीजेपी ऐसे ही षड्यंत्र रचती है अपने सहयोगियों के साथ। मतलब बिटवीन द लाइन्स आप पढ़िए तो चिराग पासवान के कहने का यही मतलब समझ में आता है। तो ये वहाँ की अंदर की चीज़ें एक तरीके से सामने निकलकर समीर जी आ रही हैं। लेकिन महागठबंधन ने जो है वो अपने पेच सुलझाना शुरू कर दिए हैं, काफ़ी कुछ पेच सुलझ चुके हैं जो खबरें आ रही हैं। और यहाँ जो है कांग्रेस से भी कहना पड़ेगा कि भाई कोई सांसद हो या कुछ हो, अगर आपका समर्थक है, इंडिपेंडेंट है, तो उससे कहिए कि वो आपकी तरफ से बयानबाजी ना करे, वो भी खामोश रहे। तो चूंकि ये सीट कौन सी क्या होगी, ये ऊपर की चीजें होती हैं, बड़े नेतृत्व की चीजें होती हैं, वही तय करते हैं और वहीं से चीजें तय होती हैं। तो किसी इन सब में एक चीज और भी है अमलेंदु जी, जिस तरह से एक घटक दलों का अपना एकजुटता जो दिखाई पड़ रही है बीजेपी के खिलाफ, बीजेपी में भी तमाम मुद्दों पर नेता जो है वो एक अलग रास्ता पकड़े हुए हैं। आरके सिंह का कल हमने ट्वीट दिखाया था, उसके पहले भी वो लगातार इस मुद्दे पर बोल रहे हैं, और अब आरके सिंह एकदम खुले तौर पर बीजेपी के खिलाफ है और उन उम्मीदवारों को वोट न देने की अपील कर रहे हैं जो जिनके खिलाफ तमाम मुकदमे दर्ज हैं, आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। यहां तक कि जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उनके खिलाफ भी। जी हाँ, यानी सम्राट चौधरी जो समझा जाता है कि साहब बीजेपी अगर आ जाएगी तो वो मुख्यमंत्री भी बन जाएंगे, उनके खिलाफ भी आरके सिंह जो खुलकर पोस्ट कर रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि ये जो है भ्रष्ट हैं और क्या आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, ये तमाम बातें लिख रहे हैं। और आरके सिंह को अभी तक पार्टी ने निकाला भी नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि वो आरके सिंह जो कह रहे हैं वो पार्टी से कोई अलग हो। मतलब इसका मतलब उस तरह की राय और भी बहुत सारे नेताओं, हाँ, बहुत सारे नेताओं की है। तो क्या बीजेपी के अंदर भी बहुत सारे खेल चल रहे हैं कई स्तर पर, तो ये भी सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। इस तरीके की चीजें समीर जी कम से कम महागठबंधन में नहीं आए हैं। मुद्दों के स्तर पर महागठबंधन एकजुट नजर आ रहा है।
सीटों के मामले पे जहां कुछ पेच फंसे हुए हैं वो धीरे धीरे सुलझ जाएंगे, 23 तक सब सुलझा लिए जाएंगे, ये हर कोई दावा कर रहा है, ये साफ तौर पर समझ में आ सकता है। जी बिल्कुल। और इस बीच में जो एक कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है उस मुद्दे पर, कई बार होता है चुनावी मुद्दों में कुछ बहुत जरूरी चीजें वो एक तरह से दब जाती हैं, लेकिन बड़े मुद्दे दबने नहीं चाहिए। जयराम रमेश ने एक ट्वीट किया है अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कि वो किस तरीके से लगातार भारत विरोधी बयान, भारत विरोधी फैसले और उस पर प्रधानमंत्री की चुप्पी, ये मुद्दा बना हुआ है, लेकिन वो रुक नहीं रहे हैं। और जयराम रमेश का ट्वीट अगर हम देखें तो उन्होंने लिखा है कि पिछले 5 दिनों में राष्ट्रपति ट्रंप अब तक 3 बार भारत द्वारा रूस से तेल आयात के मुद्दे को उठा चुके हैं और इसमें कोई शक नहीं कि सप्ताह बुडापेस्ट में राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात से पहले वे इस बात को और भी ज्यादा बार दोहराएंगे। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अपने अच्छे दोस्त प्रधानमंत्री मोदी से बात की है और भारत ने रूस से तेल आयात को बंद करने का आश्वासन दिया है। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने ऐसी किसी बातचीत की जानकारी होने से इनकार किया है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप ने मंत्रालय के इस खंडन को नकार दिया है। अब अगर ऐसा है तो स्पष्ट तरीके से इसका खंडन आना चाहिए और इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं किया गया है, लेकिन वो स्पष्टता का अभाव है। यानी ट्रंप एक बार फिर भारत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, दबाव डाल रहे हैं कि वो रूस से तेल ना खरीदे और भारत की ओर से ये ट्रंप कह रहे हैं कि कहा गया है कि ऐसा नहीं करेंगे। हाँ, नहीं, ट्रंप से जब पूछा गया, पत्रकार ने पूछा ट्रंप से कि आप तो कह रहे हैं कि मोदी ने आपसे ये कहा कि उन्होंने वायदा किया वो नहीं खरीदेंगे, लेकिन भारत का विदेश मंत्रालय तो कह रहा है कि उसने इसको ऐसी बात ही नहीं हुई है। तो ट्रंप ने जो जवाब दिया समीर जी वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ट्रंप ने कहा कि अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो मुझे नहीं मालूम, मुझसे तो मोदी ने कहा, लेकिन अगर वो ऐसा कह रहे हैं कि वो ऐसा करेंगे तो फिर वो और ज्यादा टैरिफ के लिए तैयार रहें। मुझे नहीं मालूम कि भारत के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा, मुझसे तो मोदी ने कहा कि वो ट्रंप मतलब रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और अगर भारत का विदेश मंत्रालय ये कह रहा है तो फिर और तगड़े टैरिफ के लिए तैयार रहे। यानी फिर ट्रंप ने एक धमकी दे दी है। तो अब हमारा विदेश मंत्रालय अब इस पर क्या कहेगा? या तो विदेश मंत्रालय को चुप्पी मार जानी चाहिए थी, ठीक है, ट्रंप कह रहे हैं, कहते रहेंगे, जैसे मोदी जी ने चुप्पी मार ली कि कहने सीजफायर कराया 50 बार का, ठीक है, कहने तो 100 बार और कह ले। मोदी ने खामोशी बरत ली, नाम ही नहीं लिया ट्रंप का, तो विदेश मंत्रालय चुप्पी मार जाता। तो लेकिन ये जो अटैक कराया ट्रंप के ऊपर विदेश मंत्रालय के जरिए, उसकी हवा अब निकाल दी ट्रंप ने इस तरीके से। तो अब क्या जवाब दिया जाएगा? इसी को लेकर जो है जयराम रमेश सवाल उठा रहे हैं भारत की विदेश नीति और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्तों को लेकर ट्रंप से। जी बिल्कुल। यानी प्रधानमंत्री किससे क्या कह रहे हैं, क्या आश्वासन दे रहे हैं, विदेश मंत्रालय को इसकी जानकारी नहीं है। प्रधानमंत्री ट्रंप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने यह आश्वासन दिया है कि वो रूस से तेल नहीं खरीदेंगे और विदेश मंत्रालय कह रहा है कि इसकी उनको जानकारी नहीं है, लेकिन ट्रंप फिर कह रहे हैं कि विदेश मंत्रालय गलत बोल रहा है, उसके बयान में कोई दम नहीं है। यानी इस पूरा ये जो प्रकरण है कि विदेश नीति ध्वस्त होती जा रही है, उसकी डायरेक्शन क्या है, किस तरह से वो काम कर रही है, इस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार की ओर से कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी जा रही है। अब खैर तो रूस से तेल खरीदना बंद करता है भारत, नहीं करता है, लेकिन यह भी धमकी दी है कि और ज्यादा टैरिफ के लिए तैयार रहे और बार बार टैरिफ बढ़ाया है डोनाल्ड ट्रंप ने और भारत की अर्थव्यवस्था पर उसका विपरीत प्रभाव साफ दिखाई देने लगा है। खैर अब चुप्पी कब तक रहेगी, लेकिन अगर ये पता तो लग ही जाती हैं कितने दिन तक ये सारी चीजें छिपी रहेंगी। इधर आरजेडी के नेता मनोज कुमार झा ने भी कुछ एक ट्वीट किया है, कई महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। कुछ मुफ्त गिरिराज सिंह जो है टेक्सटाइल मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो मुफ्त रेवेन्यू की बात करते हैं उसको लेकर कुछ बयान दिया था, कुछ उल जरूल टाइप का, मतलब जैसा उनकी आदत है उस हिसाब से दिया होगा, उस पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए मनोज कुमार झा ने ये ट्वीट किया। उन्होंने लिखा है कि एक मुफ्त की सलाह वस्त्र मंत्री महोदय के नाम, वही गिरिराज सिंह के नाम और कुछ सांसदों के नाम। भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में नागरिकों के लिए कुछ भी मुफ्त नहीं होता। हर योजना, हर सहायता और हर सुविधा जनता के ही योगदान, करो, परिश्रम और सामूहिक संसाधनों से संभव होती है। इसलिए जब नेता मुफ्त वो देने का दावा करते हैं तो ये भारतीय कल्याणकारी राज्य की मूल भावना का उपहास करते हैं। कल्याण कोई दान या एहसान नहीं, बल्कि राज्य का दायित्व है हर नागरिक को गरिमा, अवसर और न्याय सुनिश्चित करने का।
जब राजनीतिक नेता जन कल्याण की नीतियों को अपने महामानव नेता की उदारता बताकर प्रस्तुत करते हैं तो ये लोकतांत्रिक जवाबदेही के सिद्धांत को विकृत करते हैं और नागरिकों के अधिकार को अनुग्रह में बदल देने की असफल चेष्टा करते हैं। जय हिंद। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि यहाँ जो कुछ भी जनता को अगर दिया जाता है सरकारी खजाने से, वो उनके ऊपर एहसान नहीं किया जाता जिस तरीके से प्रधानमंत्री या एनडीए सरकार किया करती है। वो उनका दायित्व है, उनका अधिकार दायित्व है सरकार का, और जनता का ये अधिकार है चूंकि टैक्स पेयर्स के पैसे से चल रही है सरकार, और जिनके पास नहीं है, जो गरीब है, उनकी मदद करना, उनको आगे बढ़ाना ये सरकार का दायित्व होता है। इसीलिए इसको कल्याणकारी राज्य की अवधारणा इसी से पैदा हुई है। तो ये उनके ऊपर एहसान नहीं है, लेकिन यहाँ हर चीज़ को एहसान बताया जाता है। कोविड के समय जो लगाया गया और उसको बाकायदा उनको सर्टिफिकेट दिया गया, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। पर अमलेंदु जी, बड़ा सवाल ये भी है कि आज की स्थिति में ये बातें करने वाला उनको भी अर्बन नक्सल बता दिया जाता है। हाँ। आप जब डेमोक्रेसी की बात करेंगे, आप कल्याणकारी राज्य की बात करेंगे, सरकार के दायित्व की बात करेंगे, जनता के अधिकार की बात, तो इस तरह की बातें करने वाले तो अर्बन नक्सल हो जाते हैं। ये असल में समीर जी लोकतंत्र विरोधी सोच है भारतीय जनता पार्टी की। और इसीलिए जो लोकतंत्र के अंदर जो नागरिकों को अधिकार प्राप्त हैं उनको दूर करने के लिए, ताकि उन अधिकारों पर कुठाराघात किया जा सके, इसीलिए ऐसी बात करने वालों को, जो डेमोक्रेसी को मजबूत करने की बात करते हो, नागरिकों के अधिकारों की बात करते हो, उनको अर्बन नक्सल कहकर चढ़ाया जाता है। ये भारतीय जनता पार्टी की जो लोकतंत्र से दुश्मनी है, ये उस विचारधारा का एक कहा जाए प्रस्फुटीकरण होता है ये इस तरीके के शब्दों में। तो यहाँ साफ तौर पर जो मनोज झा लिख रहे हैं वो यही लिख रहे हैं कि आप अगर राज्य किसी को अगर कुछ मुफ्त देने का वायदा करता है जनता के किसी भी हिस्से को, तो वो मुफ्त नहीं है, क्योंकि मुफ्त आप कहाँ से दे रहे हैं, सरकार कहाँ से लेकर आ रही है, हम जनता के कर से ही लेकर आ रही है। और टैक्सेशन का सिस्टम बना किस लिए? टैक्सेशन का सिस्टम इसीलिए बना कि ताकि जो साधन संपन्न हैं, जो ज्यादा कमा रहे हैं, उनसे एक हिस्सा लिया जाए और उस हिस्से से जो बाकी जो जनता है उसको उसके उत्थान का काम किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पिछले 11 साल की सरकार ने, समीर जी, इस टैक्सेशन की जो प्रक्रिया थी, जो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा थी, उसको शीर्षासन करा दिया और टैक्सेशन की प्रक्रिया को कर आतंकवाद में बदल दिया। यानी जबरदस्त तरीके से खाल खींचो कार्यक्रम बना दिया। और उससे फायदा किसको? फायदा जो है वो प्रधानमंत्री मोदी जी को, उनके मित्रों को 8,000 करोड़ का खरीदने के लिए हवाई जहाज और विदेश यात्राओं पर खर्च करने के लिए। जनता के कार्यक्रम जो थे उन पर जो खर्च होना चाहिए था उस पर ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए ये सवाल जो है वो मनोज झा उठा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये सवाल की जो कल्याणकारी राज्य में ये सरकार का दायित्व होता है कि गरीबों को सुविधाएं दी जाए। ये कोई एहसान नहीं किया जा रहा है कि रेवड़ियां बांटी जा रही हैं, और रेवड़ी कहकर उसका उपहास नहीं किया जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात है। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, तमाम षड्यंत्र हैं, ये और जगहों पर भले कामयाब हुए हों, लेकिन पिछले 10-12 साल में भी अमलेंदु जी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की ये सारी जो गतिविधियां हैं ये बिहार में कामयाब नहीं हुई हैं, क्योंकि सब कुछ कर लिया जेडीयू को कमजोर करके और अपने एनडीए के घटक दलों के भीतर फूट डालकर, लेकिन कामयाब अभी तक नहीं हुई। यानी जो बीजेपी के नेता कहते हैं कि अटल जी का सपना पूरा नहीं हुआ, वो लगता है कि अब जिस तरीके से एनडीए दो फाड़ हुआ है, यानी बीजेपी से अलग बाकी दल एकजुटता अपनी दिखा रहे हैं, तो इस बार भी बहुत मुश्किल है कि वो कामयाब हो पाए। हाँ बिल्कुल, बहुत मुश्किल है कामयाब हो पाए। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। और ऐसा हो भी सकता है समीर जी कि मुंह की खानी पड़े बीजेपी को बिहार में, और ये साफ तौर पर समझ में आ रहा है। और बाद में परिस्थितियां ऐसी बन जाएं कि बिना बीजेपी के ही काम चल सकता है नीतीश कुमार का, ऐसी परिस्थितियां भी बन सकती हैं। कुछ समीकरण ऐसे भी बन जाएं, ये भी हो सकता है। और जो काम बीजेपी नीतीश कुमार के साथ करना चाह रही थी, नीतीश कुमार बीजेपी के साथ कर दें, ये भी हो सकता है। तो राजनीतिक संभावनाओं का खेल है। और फिर हम कहना चाहेंगे कि जैसा कि तेजस्वी यादव ने विधानसभा में साफ तौर पर कहा था कि हमारे चाचा पलटी नहीं मारेंगे, इस बात की गारंटी तो मोदी जी भी नहीं दे सकते, और इसमें हम और जोड़ने की इस बात की गारंटी नीतीश कुमार भी नहीं दे सकते हैं। जी बिल्कुल, ये बात सही है, और गारंटी नहीं दे सकते। वैसे भी राजनीति जो है, क्रिकेट के लिए कहा जाता है, लेकिन राजनीति से ज्यादा अनिश्चितता तो शायद ही किसी फील्ड में दिखाई पड़ती हो। और यहां भी अब जो जिस तरीके से एनडीए में ये दो एक घटक दलों के भीतर एक दो फाड़ दिखाई पड़ रहा है, और नीतीश कुमार के साथ बाकी सारे घटक दल दिख रहे हैं, बीजेपी अलग थलग दिखाई पड़ रही है, वो नुकसान पहुंचाने वाला है बीजेपी को, न सिर्फ बिहार में
बल्कि केंद्र की सरकार के लिए भी एक बड़ा झटका साबित हो सकता है चुनाव के बाद। देखना है क्या होता है, लेकिन ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है कि एनडीए के भीतर किस तरीके से जेडीयू और बाकी सारी पार्टियां एक साथ दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन बीजेपी उसमें अलग थलग दिखाई पड़ रही है। रहेंगी इन सब पर निगाहें। बिहार के चुनाव से संबंधित तमाम जानकारी आपको मिलती रहेगी। बने रहिए डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।